नमस्कार साथियों, राजभाषा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। शुक्ल युग छायावादी युग की समय सीमा है। तो ऑप्शन देखते हैं 1920 से 1936 तक, 1936 से 1950 तक, और तीसरा है 1900 से 1920 तक, और चौथा है 1950 से 1970 तक। तो छायावादी युग की समय सीमा है वो है 1920 से 1936 तक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित लेखकों में कौन शुक्ल युग के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें बताना है कौन शुक्ल युग के अंतर्गत नहीं आता है। तो जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, सेठ गोविंद दास और फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये नहीं आते हैं। अगला देखते हैं बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो ये थे राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला देखते हैं कामायनी को बृहद फैंटेस्टी किसने कहा था। तो मुक्तिबोध ने कामायनी पे एक रचना की है और इन्होंने कामायनी को बृहद फैंटेस्टी कहा था। प्रगतिवादी युग की विशेषता है। तो इसमें बताना है प्रगतिवादी युग की क्या विशेषता है। तो इसमें व्यक्तिवादी विचारधारा तथा मध्य वर्ग की समस्याओं का चित्रण है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा है अध्यात्मक चिंतन और समाज सुधार, ये भी नहीं है। तीसरा है प्रकृतिवादी विचारधारा और लोकतंत्र में विश्वास, तो ये भी नहीं है। चौथा है साम्यवादी विचारधारा और शोषित वर्ग के पीड़ा का चित्रण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं राजभाषा का सही अर्थ है। तो इसमें बताना है कि राजभाषा का सही अर्थ क्या है। तो किसी राज्य के विशेष की मातृभाषा, किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा। डी है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो राजभाषा का सही अर्थ होगा वो होगा सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अगला देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है। तो नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, कोंकणी। तो मैथिली जो है ये 18 भाषाओं में नहीं है। अगला देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। तो इन्होंने राजभाषा आयोग का गठन किया था ये 1955 में। अगला देखते हैं आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है खगोष्ठी, ब्राह्मणी, देवनागरी और पाली। तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है वो है ब्राह्मणी। अगला देखते हैं देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था गुजरात के राजा जय भट्ट 8वीं सदी में के शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में, बड़ौदा नरेश ध्रुव राज के राजाज्ञों में। डी है राजकूट नरेशों की राजाज्ञों में। तो इसमें पूछा है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं-8वीं सदी में इनका समय काल था, उनके शिलालेख में हुआ था। अगला देखते हैं सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। तो इसमें बताना है कि कौन से विद्वान थे जो सिंधु लिपि को तमिल भाषा में परिवर्तित किए थे। तो वो थे रेवरेड हैरस। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक लिपि है। रोमन,
गुरुमुखी, देवनागरी और सेंधव। तो इसमें बताना है कि कौन सी लिपि जो है ये सर्वश्रेष्ठ है और सुंदर और वैज्ञानिक है। तो ये है देवनागरी लिपि। अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था। देवनागरी लिपि में सुधारों का प्रयत्न किसने किया था ये बताना है। तो राहुल संस्कृत्यायन ने किया था, सुनीति कुमार चटर्जी ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। तो इसका किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला देखते हैं, नगरीय प्रचारी सभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो बाबू श्याम सुंदर दास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। तो नागरिक प्रचार सभा के प्रथम सभापति थे राधा कृष्ण दास। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1910 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन है। मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास, प्रभास शास्त्री। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला देखते हैं, हिंदी से ठीक पहले की भाषा थी। तो हिंदी का क्रम जो चलता आ रहा था उसमें पहले वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृति, फिर पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो यहाँ पे है अपभ्रंश, ठीक पहले की भाषा पूछा है तो ये होगा अपभ्रंश। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली बिहारी भाषा वर्ग की है। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी के अंतर्गत आती है, तो ये मगही होगा। अगला देखते हैं, हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। तो टक्कल अपभ्रंश के रूप में, सौरसेनी अपभ्रंश के लिए, ब्रचार्ड अपभ्रंश के लिए और केके अपभ्रंश के लिए। तो हिंदी का विकास जो हुआ है अपभ्रंश में, तो किस अपभ्रंश में हुआ है, तो वो हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश में। अगला देखते हैं, पाली किस धर्म की भाषा है। तो पाली जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा है, जिसे गौतम बुद्ध के जितने भी बौद्ध साहित्य हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। अगला देखते हैं, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो कुल 52 वर्ण हैं। अगला देखते हैं, देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो 11:33 है, तो इसमें स्वरों की संख्या जो है वो है 11। अगला देखते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।